अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। 2009 से लेकर 2019 तक एनटीएस के पास पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आए हैं उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है 2009 में पूछा गया सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है ज़ाइमेस a group of 14 enzyme used in the fermentation of starch is present in। हमें कहा जा रहा है कि ज़ाइमेस जो है वो 14 एंजाइम्स के ग्रुप का नाम है जो कि स्टार्च की फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है। ये किसके अंदर पाया जाता है? ए में कहा जा रहा है बैक्टीरिया, बी में कहा जा रहा है ईस्ट, सी में कहा जा रहा है फंजाई, डी में कहा जा रहा है अल्जाई और ई में कहा जा रहा है वायरस। तो ये ज़ाइमेस किसके अंदर पाया जाता है? तो जिन्होंने फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च वाला टॉपिक हमारा अटेंड किया है उनको आसानी मालूम होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, ईस्ट। ईस्ट के अंदर बाकायदा ये पाया जाता है। इसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज। एल्डिहाइड का, इनमें से एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो हमारे पास इसका एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो ऑप्शन ई है, CHO। याद रखिएगा, CHO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, ROH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, RCOR कीटोन को रिप्रेजेंट करता है और RX अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। द जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड इज, हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, RCHO इज द करेक्ट आंसर। 2009 के बाद चलते हैं हम अगले ईयर में कि कौन सा सवाल हमसे पूछा गया है इस चैप्टर से। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है OR इज द न्यूक्लियोफाइल ऑफ। OR किसका न्यूक्लियोफाइल है? ए में कहा जा रहा है अल्कोहल, बी में कहा जा रहा है ईस्टर, सी में कहा जा रहा है साइनाइड, डी में कहा जा रहा है ईथर और ई में कहा जा रहा है एल्डिहाइड। तो OR जो न्यूक्लियोफाइल है ये किस फैमिली से ताल्लुक रखता है? तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है डी, ईथर फैमिली से, क्योंकि ईथर का फॉर्मूला क्या? ROR। तो इसमें इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है? OR होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, याद रहे ये 2011 का है और इसमें एक और सवाल पूछा गया है और वो भी बेसिक सवाल है। एंड ईस्टर इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ। ईस्टर कब बनता है? ईस्टर, तो ए में कहा जा रहा है 2 अल्कोहल, बी में कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, सी में कहा जा रहा है कीटोन एंड अल्कोहल, डी में कहा जा रहा है एल्डिहाइड एंड अल्कोहल और ई में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ईस्टर कब बनता है? तो बार बार ईस्टर के अंदर हमने कहा था जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है। तो ये बेसिक बात पूछी गई है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिथाइल अल्कोहल। इनमें से कौन सा ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल के हवाले से सही है? ए में कहा जा रहा है इट इज अ कलरलेस volatile thin liquid with a specific gravity of 0.796 at 15 degree centigrade। B में कहा जा रहा है it is used for low temperature thermometer and as a fuel substitute। C में कहा जा रहा है it is extensively used in the formation of different beverage। डी में कहा जा रहा है इट इज यूज एज अ बेस फॉर परफ्यूम। ई में कहा जा रहा है इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें हमारे पास जब बात आ जाएगी बुक की लाइन की, तो हमारे पास इसमें बुक की, टेक्स्ट बुक की जो करेक्ट लाइन है वो है ऑप्शन ए, इट इज कलरलेस वोलेटाइल थिन लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.796 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद आइए चलते हैं हम 2012 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू हमसे पूछा गया है। हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है डैश इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफ स्पेसिमेन। लाइफ स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है? ए में कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, बी में कहा जा रहा है अमोनिया, सी में कहा जा रहा है मिथेनॉल, डी में कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ई में कहा जा रहा है फॉर्मेलिन। तो उम्मीद है कि बायोलॉजी के तो तमाम बच्चों को पता होगा लाइफ स्पेसिमेन किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर प्रिजर्व करना होता है हम उसको किस में रखते हैं? फॉर्मेलिन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर।
फिर इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक बड़ा सा सवाल मौजूद है, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड इज। आपके पास ऑप्शन दिए गए और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पिक्रिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। तो सबको मालूम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहा जाता है और पिक्रिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ई जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। 2012 के बाद 2013 में हमें 2012 के बाद हम अगले ईयर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो वो स्क्रीन पर हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। इसमें कहा जा रहा है इथेनॉल व्हेन रिएक्टेड विद PCl5 gave A, POCl and HCl. A react with AgNO3 to form B and AgCl, A and B are respectively. इथेनॉल जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो A बनता है। तो आपको मालूम है कि इथेनॉल जब भी PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो इथाइल क्लोराइड बन जाता है। तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ई कैंसिल हो गया। ए और अब आपने फैसला करना है ए और सी में। फिर कह रहा है जो ए बनता है ना वो ए रिएक्ट विद AgNO3, जो ए बनता है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और बी बनाएगा। हमें ए और बी के बारे में बताना। ए तो हमें मालूम है इथाइल क्लोराइड है। अब हमें फैसला करना है कि ये जो बी है, अब हमें जो फैसला करना है कि ये जो बी है ये क्या चीज़ है। हमें बी पर क्या करना है, फैसला करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, AgNO3 से नाइट्रो ग्रुप मिलकर इसके साथ मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास, क्योंकि AgCl बन जाएगा ना, इथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो AgCl बनेगा, इसका क्लोराइड वाला निकलकर NO2 वाला हिस्सा इथाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, C2H5 इथाइल क्लोराइड बना। फिर इस इथाइल क्लोराइड ने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो Cl इसके साथ जुड़कर AgCl बन गया और NO जो है वो इसके साथ आ गया। तो C2H5NO2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2014 के अंदर एक और सवाल भी पूछा गया है, आइए हम उसकी तलाश में है। वो अगला सवाल कौन सा है, तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। IUPAC नेम, हमें IUPAC नेम बताना है गिवन कंपाउंड्स। तो IUPAC नेम हमने बहुत मेहनत से आपको जो है वो मुश्किल भी करवाए हैं, तो आपको उम्मीद है कि ये बहुत आसानी से आ रहा होगा। तो मैं यहाँ इसका कोशिश करता हूँ कि सीधा आंसर बता देता हूँ। बाकी आप हमारा IUPAC वाला लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमने कितनी मेहनत से कितनी एग्जाम्पल वहाँ बाकायदा डिस्कस की है। तो हमारे पास क्या है, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आपने तलाश कर ली। OH से यहाँ नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हेक्सेनॉल आएगा। अब इसके बाद जो है वो 2 पर एक मिथाइल है, 2 3 और 4 पे 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 दो मिथाइल है, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। इसके लिए आपने बहुत मेहनत करनी होती है, पूरा लेक्चर आप इसका अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2015 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा MCQ पूछा गया। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है द IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर बिलो एंड्स विथ व्हाट सफिक्स। हमें कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका जो IUPAC नेम है ना उसके आखिर में क्या आना चाहिए। तो हमारे पास अगर देखो OH और डबल बॉन्ड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया और OH भी है। तो जब भी OH और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो आखिर में ओइक एसिड आता है और अल्कोहल को हम हमेशा ऑल करके पहले लिख लेते हैं, 2 ऑल एंड 5 पेंटानोइक एसिड, इस तरीके से हम कर देते हैं। तो अल्कोहल ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, लिहाजा इसके एंड में जो है सफिक्स, इसके एंड में क्या आएगा, ओइक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ओइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। बाकी OH ऑल अगर लिखना चाहें तो वो हम पहले लिख देते हैं, तो इसके लिए भी आपको नेमिंग अच्छी से आनी चाहिए। तो ओइक एसिड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2015 में एक और सवाल पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट आर मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन बिलो। भाई ये स्ट्रक्चर हमें बनाया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाएगा। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो H इसके पास आ गया, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ये फिनॉल बन गया। बकिया जो है वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। भाई देखो H इसके साथ आ गया, फिनॉल तो बनना ही बनना है। मुझे पता तो चल गया कि मेरे इस MCQ का, मुझे आइडिया तो हो गया कि मेरे इस MCQ का आंसर तो A है। अब जो दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा, ब्रोमो के साथ वो होगा 1 2 3 कार्बन वाला ब्रोमोप्रोपेन।
इज द करेक्ट आंसर। तो हर कोना कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 है ब्रोमोप्रोपेन और H इसके साथ लग गया तो क्या हो गया, फिनॉल। फिनॉल और ब्रोमोप्रोपेन बनेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है इसी 2015 में एक और सवाल भी पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो हम तलाश में है वो कौन सा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है इथाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 में गिव। इथाइल अल्कोहल जब उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है। ए में कहा जा रहा है ओनली डाई इथाइल सल्फेट, बी में कहा जा रहा है ओनली डाई इथाइल ईथर, सी में कहा जा रहा है ओनली इथाइलिन, डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इथाइल अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मालूम है डाई इथाइल सल्फेट भी बनता है, फिर डाई इथाइल ईथर उसके अगले स्टेप पे बन जाता है, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर होता है तो इथाइलिन भी बनता है। तीनों चीजें पॉसिबिलिटी है, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो इसके बाद 2015 के बाद हम जो है वो लियारी वाला देखते हैं कि 2015 में उसमें भी 2 सवाल पूछे गए हैं, हम उसकी तलाश में हैं कि कौन से 2 सवाल थे। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, इज अ केमिकल फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला दिया गया है, ए में कहा जा रहा है फॉर्मिक एसिड, बी में कहा जा रहा है पैराफॉर्मेल्डिहाइड, सी में कहा जा रहा है अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, डी में कहा जा रहा है प्रोपिनोइक एसिड। तो हमारे पास ये है गौसनी का बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड मिलते हैं, तो फिर क्या बनता है, पैराफॉर्मेल्डिहाइड। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। फिर इसके बाद इसी ईयर के अंदर एक और सवाल भी पूछा गया है, आइए हम उसकी तलाश में हैं कि इस चैप्टर से क्या पूछा गया। इसमें कहा गया है फिनोल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म। फिनोल जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ए में कहा जा रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, बी में कहा जा रहा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, सी में कहा जा रहा है डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा इसके बुक के अंदर 2 रिएक्शन है, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तो या तो ऑर्थो बनता है या पैरा बनता है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है, जिसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी। फिर इसके बाद जो है 2016 की हम बात करते हैं और 2016 में देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है, आइए बढ़ते हैं। 2016 में हमारे पास कहा जा रहा है ऑल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्सेप्ट। इनमें से जितने भी एंजाइम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि तमाम एंजाइम का फर्मेंटेशन में कहीं ना कहीं ताल्लुक है सिवाय एक के। ए में कहा जा रहा है जाइमेज, बी में कहा जा रहा है इन्वर्टेज, सी में कहा जा रहा है लाइपेज, डी में कहा जा रहा है डाइटेज। तो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट बहुत आसानी से पहचान जाएगा कि लाइपेज जो होता है वो लिपिड की डाइजेशन में काम आता है। लाइपेज जो होता है वो लिपिड की डाइजेशन में काम आता है, लिहाजा इसका फर्मेंटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी। लाइपेज का कहीं ताल्लुक नहीं है फर्मेंटेशन से। फिर इसके बाद इसी ईयर में एक और सवाल पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, देखते हैं वो सवाल कौन सा है। इसमें कहा जा रहा है विच स्ट्रक्चर शोज अ प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड फ्रॉम एन अल्कीन। हमें कहा जा रहा है टू फॉर्म एन अल्कीन, हमें कहा जा रहा है कि वो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है जो मजीद डिहाइड्रेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के नतीजे में अल्कीन बनता है। तो हमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा अल्कोहल है, इनमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है जो मजीद डिहाइड्रेट नहीं हो सकता और अल्कीन नहीं बना सकता। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ये बुक की बाकायदा एग्जाम्पल है, मिथाइल अल्कोहल जो है वो मजीद डिहाइड्रेटेड नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन 1 वाला। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। फिर इसके बाद 2016 में जो है वो लियारी वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था, और आइए हम तलाश में हैं कि लियारी वालों ने इस चैप्टर से क्या पूछा। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर सेम रिपीटेड सवाल है, द यूपीएससी स्ट्रक्चर बिलो, इसका सफिक्स क्या होना चाहिए, तो आपको मालूम है ओइक एसिड। सेम सवाल है, कौन कहता है एनटीएस के सवाल जो है वो रिपीट नहीं होते, आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, सेम वैल्यू के साथ कुछ सवाल भी रिपीट हो जाते हैं।
फिर जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और सवाल भी ऊपर यहाँ मौजूद है। व्हाट इज, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द बिलो रिएक्शन, हमारे पास कहा जा रहा है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास जो यहाँ स्ट्रक्चर आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन में मौजूद है, आपके सामने इस वक्त स्ट्रक्चर जो यहाँ मौजूद है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और ये एल्डिहाइड है, कोने पे बना हुआ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं क्या बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए जिसमें कितने कार्बन हो, 3, एक को ना 2 और 3 होने चाहिए। तो अब देखो इसमें 3 है लेकिन अल्कोहल है, इसमें 3 है लेकिन एल्डिहाइड है, इसमें 2 कार्बन है, तो करेक्ट क्या होना चाहिए, C2 और 1 कार्बन। ये 3 कार्बन है ना भाई, C2 और 1 कार्बन, ये भी है 3। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन वाला, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है हमारे पास 2017 में इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं आया, हम डायरेक्ट 2018 की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा और देखते हैं 2018 में इस चैप्टर से कौन सा सवाल आया। 2018 में हमसे कहा जा रहा था फिगर मेंशन बिलो इज कॉमनली नोन एज, भाई आपके सामने फिगर है, इसका कॉमन नाम बताना है, रिसोर्सिनोल, एस्पिरिन, पिक्रिक एसिड, मैसिटोल। तो ये आपको मालूम है ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, सी इज द करेक्ट आंसर। 2018 में एक और सवाल भी इस चैप्टर से पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं, वो सवाल कौन सा है। ओके भाई ये आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन सा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एल्डिहाइड दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है, प्रोपेनॉन। तो एल्डिहाइड जो होता है ना, मिथाइल अल्कोहल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, मिथाइल अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। तो उसमें होता है ना इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का तरीका जो होता है उसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ही करते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट का बेसिक पर्पज यही होता है कि मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2018 में एक और एमसीक्यू भी जो है वो पूछा गया। हैरत की बात है ना, 2000 देखो उसमें 17 में कोई सवाल नहीं और 18 में 3 एमसीक्यू भाई। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय कीटोन, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कीटोन नहीं करता। रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विद NaHCO3, रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कीटोन नहीं देता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। कीटोन जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता। फिर 2018 में 3 एमसीक्यू के बाद 2019 में इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं। जो आपका रिसेंट ईयर है ना उसमें 2 पूछे गए हैं। इसमें कहा जा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं, ईथर शोज द फिनोमिना ऑफ, ईथर कौन सा फिनोमिना शो करता है। ए पोजीशन आइसोमेरिज्म, बी में कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सी मेटामेरिज्म, डी में कहा जा रहा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मेटामेरिज्म जो होता है। इसमें आपने क्या करना होगा, आइसोमर वाला हमारा लेक्चर अटेंड करना होगा। उसमें हमने आइसोमर की चारों टाइप्स जो है एक्सप्लेन की हुई हैं, जिसमें एक मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप में क्या आती है, तब्दीली आती है। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। उस फिनोमिना को हमने नाम दिया था मेटामेरिज्म का। तो ईथर के अंदर ये फिनोमिना जो है वो पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, मेटामेरिज्म। फिर इसी ईयर में जो है वो एक और सवाल भी जो है वो इस चैप्टर से पूछा गया है। आइए हम उसकी तलाश में हैं कि वो एमसीक्यू कौन सा है। ओके, तो वो एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इन टर्शरी, एक मिनट थोड़ा सा फोकस कर इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जो टर्शरी कार्बन एटम होता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जो टर्शरी कार्बन एटम होता है उसके पास क्या है, ए में कहा जा रहा है नो हाइड्रोजन एटम, बी में कहा जा रहा है 1 हाइड्रोजन एटम, सी में कहा जा रहा है 3 हाइड्रोजन एटम, डी में कहा जा रहा है 4 कार्बन एटम। तो टर्शरी कार्बन वो होता है, गौर से सुनिएगा, जिसके साथ मजीद कोई हाइड्रोजन अटैच ना हो। प्राइमरी के साथ कम से कम 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी के साथ 1 और टर्शरी के साथ जो है वो कोई हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट अटैच ना हो, तो वो टर्शरी कार्बन कहलाता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे पास पेपर में 2009 से लेकर 19 तक
जितने भी एमसीक्यू हमें नजर आए वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।